अच्छा, ये कि हमारी ज़ुबानें हैं, चूँकि पाकिस्तान की दीगर ज़ुबानों की निस्बत बलूची और बिरावी ज़ुबान में इतना अदबी काम नहीं हुआ। बिल्कुल सही। और उसके बाद जब रेडियो और टीवी यहाँ पे आ गया बलूचिस्तान में, तो बहुत लेट जी उसमें शुरू हुआ। यूँ समझे कि 50-60, वो भी महदूद वसाइल के साथ। जी। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये इन ज़ुबानों के अदब कहाँ पे है और मीडिया ने अपना किरदार किस हद तक अदा किया? शुक्रिया बेदार साहब। पहली बात यह है कि अगर हम अपनी ज़बानों को ले लेना और फिर अदब के हवाले से भी ले ले, लोक दास्तान के हवाले से भी ले ले, तो हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारे यहाँ इजहार का सबसे मौसर ज़रिया वो इजहार जिसमें जज्बात शामिल हो, जिसमें मोहब्बत शामिल हो, जिसमें दुख शामिल हो, जिसमें दर्द शामिल हो, जिसमें दिल की बात कही जा सके, जिसमें जज्बात का इजहार हो सके, वो हमेशा से ही अदब के हवाले से एक गैर महसूस अंदाज में होता चला है। अब चूंकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग शहरों में रहते हैं, अक्सर देहातों में रहते हैं। देहातों में कहते हैं कि जहाँ जिस तरह की ज़िंदगी खालिस होती है, इसी तरह जज्बात भी खालिस होते हैं। बिल्कुल, जो मिलावट नहीं होती। जी बिल्कुल नहीं। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो वसी मैदान हैं, या तो फिर ये है कि हमारे यहाँ जो महदूद जंगलात हैं, इन सब में एक ज़िंदगी बसी हुई होती है। चरवाहा जब अपने माल मवेशियों को हांगते हुए इन जंगलात से गुजरता है, आप यकीन कर ले उसकी लोक शायरी में वो उस सारे मनाजिर की मंजर कशी होती है। उस वक्त तो उसे ये नहीं मालूम होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस वक्त वो एक जज्बे में मगन होता है और उसके बाद अपने माल मवेशी को वो हांगता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो कुछ वो कहता है वो हकीकत में हमारे लिए, आपके लिए एक ऐसी दास्तान होती है कि आने वाली नस्लें भी उसको अगर विजुलाइज कर ले तो वो मंजर सामने आ जाता है। अब देखिए, हमारी फोक शायरी में बोलान के कितने मनाजिर हैं। जी बिल्कुल। जब यहाँ हमारे खाना बदोश यहाँ से ट्रैवल करते हैं, चूंकि सर्दियों में सिंध की तरफ जाते हैं, गर्मियों में वापस आ जाते हैं कोयटा, मस्तूं, कल्लात और इन एरियाज में, या फिर वहां से जो आपका एरिया है गुजदार, भंगू के रास्ते सिंध की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो ये मंजर निगारी जिसमें खवातीन भी बाकायदा लोरियां भी गाती हैं जाते हुए, मंजर निगारी भी करती हैं, तो इस हवाले से मीडिया ने क्या किरदार अदा किया? बेदार साहब, मैं आपको बता दूं कि मीडिया का बुनियादी काम तो ये हो जाना चाहिए था कि करंट अफेयर्स के साथ साथ वो अदब और ज़बान को भी उसी तरह लेकर जाते जिस तरह हर एक घंटे के बाद वो लोगों को खबरें सुनाता है नहीं है। बिल्कुल। अब चूंकि हमारे यहाँ और कोई वसीला है ही नहीं, मीडिया को अगर हम निकाल लेते हैं तो अब जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत कम आबादी हमारी शहरों में है और स्कैटर्ड पॉपुलेशन है कि देहातों में वो आबादी फैली हुई है। उनकी नुमाइंदगी करने के लिए सिवाय मीडिया के हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। सही। आज भी अगर आप देहात में जाए तो कहीं पर आप देखेंगे कि एक एंटीना उन्होंने लगाया है और वहां पर कोई स्क्रीन जो है सामने है, वो कुछ सुन रहा है, कुछ देख रहा है, या तो फिर ये है कि रेडियो में बगल में दबाए आज भी वो कुछ ना कुछ सुन रहा है। अब ये कि वो जो सुनता है वो फिर तख्लीक भी करता है, इसीलिए कि उसका रुझान उस तरफ है। मीडिया ने कभी भी इसको प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कभी भी इतने वसाइल नहीं रहे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि आप अगर पहाड़ों में निकले, आपको तारीख, तहजीब, तमद्दुन, आपको इतने आसार मिलेंगे। आपको वहां पर पहले पुराने ज़माने में कहते थे कि जिसको आज हम कहते हैं कैंड फूड, कि मुसाफिर जब निकलता था तो फिर अपने साथ एक तैयार खुराक वो लेके जाता था, और उन दिनों जो कैंड फूड जो हमारा था वो खजूर। और आज भी जहां भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि अगर पानी का छोटा सा चश्मा है तो उसके आसपास खुद खजूर के आपको कम से कम 50-60 दरख्त मिलेंगे। ये उस बात की निशानदेही करता है कि ये तारीखी तौर पर एक गुजरगारा है, और जहां भी ये गुजरे हैं वहां अपनी निशानियां छोड़ कर गए हैं, कहीं अशार लिखकर, कहीं नक्शा बनाकर, कहीं तस्वीर बनाकर, और कहीं पर वो लोक दास्ताने लोरियाँ जो है वो तख्लीक करके उसमें उन सफ़र का हाल लिखा है। और मीडिया ने आज तक उनको उस हद तक एक्सपोज कभी नहीं किया है, लोगों के सामने लेके नहीं आया जितना आना चाहिए था। अब देखिए, इस ज़माने में, इस दौर में कि जब हम डिजिटल मीडिया के दौर में रहते हैं,
इस ज़माने में कि जब कम्युनिकेशन का जो है वो मेथड इस कदर फास्ट हो गया है, इजीली अवेलेबल हो गया है, आज भी अगर मुझे अपने लोगों को दास्तान सुनाने के लिए कोई सोर्स मुयसर नहीं है, या दूर दराज एक शख्स बैठा हुआ है जिसने कोई नज़म तख्लीक की है, जिसके पास फोक अदब का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी है, मैं उसको अगर मैं आज भी लेकर दुनिया को नहीं सुनाता तो ये मीडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन उस्ताद शाह जी साहब, मैं देख रहा हूँ, मैं चूंकि मेरा वास्ता टीवी से रहा, करंट अफेयर से रहा, ट्रैवलिंग की बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, उस जमाने में चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, ये डिजिट और ये टूल्स नहीं थे। तो उस वक्त मैं चरवाओं को भी देखता था कि उनके कांधे पे रेडियो होता था, बिल्कुल एक छोटा सा रेडियो प्लास्टिक वाला, वो और वो सुनते थे। अब आपने भी ट्रेवल किया होगा, मैं भी जाता हूँ, तो वो रेडियो भी है, उसके साथ साथ उनके पीठ पे या उनके साथ छोटा सा वो सोलर भी है और उससे वो अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। इसका मतलब है कि वो भी इस डिजिट को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल वो भी ये नहीं है कि सिर्फ पहाड़ में रहते हैं और चरवाए हैं और दुनिया से नाबलद हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये उन पे कितना असर कर रहा है? देखिए, अगर इसको हम लेके चलते हैं तो हमें वहाँ की आधी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा तो नज़र आ जाती कि जो अगर मेल पर मुश्तमिल है, मर्दों के पास तो मोबाइल हो सकता है, लेकिन औरतों के हाथ मोबाइल देना आज भी देहातों में मायूब समझा जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आधी आबादी को तो हमने उससे महरूम कर दिया। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें वो आपकी बात तो सुन लेते हैं, किसी और की तख्लीक तो उन तक पहुंच जाती है, लेकिन अपनी बात वो कभी नहीं कह सकते। ये वन वे कम्युनिकेशन है, और वन वे कम्युनिकेशन कभी भी, आप तो खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी भी इतना मौसर नहीं होता जितना कि टू वे होता है। आप 100 बात उन्हें कहते हैं, लेकिन अगर कभी आप 10 बातें उनकी रिकॉर्ड करके उनको बता दें कि आपकी आवाज़ में आपके जज्बात का इजहार खुद इसी चैनल पे होगा जो आप सुन रहे हैं, आप यकीन कर लें कि अगर वो 5 दिन का आप गैप दे देंगे, 5 दिन तक वो बेचारा कम सोएगा और बेचैनी से इंतजार करेगा कि कब मेरी आवाज़ आ जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है, खासकर ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे रेडियो और टीवी के जो नौजवान प्रोड्यूसर हैं वो फील्ड में निकले। अगर वो नहीं निकलती है तो हमारे टिकटॉकर्स हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, वो जाके रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे दें और उनको भी सेंड करें, और उनको भी नहीं कर सकते, उनके पास व्हाट्सएप या ऐसे वो नहीं है, तो उनको दिखाएं। बिल्कुल, कुछ नौजवान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैदान बिल्कुल खाली है, लेकिन चूंकि अगर हम बलूचिस्तान के रेफरेंस से देखें, चाहे वो सारावान है, जालावान है, मकरान है, या तो फिर इधर हम कच्ची की तरफ जाते हैं, या तो फिर हम बालाई बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, हमारे पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, आबादी फैली हुई है, और फिर ये है कि जो कम्युनिकेशन है रफ एंड टफ एरिया है हमारा। सही। और फिर मौसमी हालात भी बहुत सख्त होते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। अच्छा, फिर नौजवानों के साथ भी ज़राए महदूद हैं। वो देखते हैं पहले कि भाई अगर हम 10-15 मिनट का प्रोग्राम प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो प्रोडक्शन कास्ट को पहले देखते हैं, फासला देखते हैं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि अच्छा जी हमें यहाँ 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में तो बेहतर है कि हम 10 प्रोग्राम प्रोड्यूस कर ले, बजाय इसके कि एक प्रोग्राम के लिए हम 10 दिन सर्फ कर ले। वो फिर इस एंगल से सोचते हैं। ये उस वक्त मुमकिन है कि जब हम नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे दें कि वो उनके प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड हो, कोई आकर उनको असिस्ट कर ले, फिर एक ट्रू पिक्चर, फिर एक नौजवान जो है वो जोश जज्बे वलवले के साथ तमाम तफर्रुकात से आज़ाद होकर फिर ये अपना प्रोग्राम बेहतर अंदाज में कर सके। लेकिन बहुत से नौजवान जो यूट्यूबर्स हैं वो बाकायदा जा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अक्सर तो नहीं जा रहे, चंद को मैंने देखा हुआ है। अगर हमारे दूसरे नौजवान भी इस तरह अपने अपने इलाकों में अगर कर लें तो मेरे ख्याल में ये कम्युनिकेशन गैप है, ये ख़त्म होगा। ये इतना ज़रूर है कि जहाँ तक उनकी इजी एक्सेस है, आसानी से जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करो 30-40 किलोमीटर के रेडियस में नौजवान बआसानी पहुंच सकता है, और इतने वसाइल भी उनके पास है, और मेरा ख्याल है अगर वो बाइक पर भी बैठ के चला जाए तो फिर बड़ी आसानी से जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारी तारीख़ और तहज़ीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि आज भी पहाड़ों में, चट्टानों पर कंदा है, गारों में है, पोशीदा हैं,
तो वो अब भी दुनिया के सामने आश्कार ना हो सकी। लेकिन अगर हम सिर्फ ज़बान और की बात कर लें, अदब की हम बात कर लें, ये उनके लिए आसान है कि इंसेंटिव थोड़ा सा दे दे कि किसी ने अगर कोई तख्लीक किया है, किसी के पास कोई लोक दास्तान है, तो वो आ जाए, हम रिकॉर्ड कर लेंगे, या हमें बता दे, हम उन तक पहुंच जाएंगे और ये हमारा एड्रेस है। जैसे कि फ़र्ज़ करो कोई आपके पास कोई दूर दराज से बंदा कोयटा पहुंच जाता है, जब वो कोयटा पहुंच गया तो फिर आपके यहाँ पहुंचना उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा वाली साहब, अपने बारे में बताएं कि आपने कब रेडियो ज्वाइन किया, मीडिया के इसमें कब आए और लिखना कब शुरू किया, कितनी आपकी किताबें हैं? फिर एक सवाल और बनता है जो मैं बाद में करूँगा। जी शुक्रिया। एक्चुअली 1988 में 1988 में मैं प्रोड्यूसर बन गया। जब मेरी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग के बाद, तो शुरू दिन से ही मुझे बिरावी और बलूची दोनों प्रोग्राम दिए गए। तो चूंकि फॉर्मेट्स ज़्यादा होते हैं, उन दिनों ज़रा सख्ती भी थी कि भाई अगर कहीं पर भी एक लफ्ज़ भी इधर उधर हो जाता तो फिर प्रोड्यूसर की पकड़ हो जाती उसमें, तो उसमें फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी। कोई तकरीबन 8-9 महीने गुजरे थे, हमारा रेडियो का रिसाला हुआ करता था आहंग, अब भी छपता है। तो उन्होंने ये मुझे भी दे दी और साथ भी ये जिम्मेदारी भी दे दी कि चूँकि आप लोकल हैं तो आप जो है आर्टिकल की सूरत में लोकल जो तारीख़ है, तहज़ीब है, तमद्दुन है, या जो शख्सियात हैं, या तो फिर रस्म व रिवाज है, मतलब आप आहंग में खुशदार को दिखाएंगे। सही। तो ये सारे अवामिल साथ आ गए। फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मैंने किए, चूँकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि जब मैं बाहर जाता था तो मुझे कुछ रॉक इनग्रेविंग की सूरत में, केव पेंटिंग की सूरत में, या जो माउंट्स हैं उनकी सूरत में ऐसी चीज़ें मिलती थीं कि तारीख़ में उनका जिक्र किसी किताब में भी नहीं होता था। तो मैंने फिर उन पर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम करना शुरू किया। मुझे अब भी याद है, मैंने नेशनल हुकूक के लिए, इस्लामाबाद के लिए एक प्रोग्राम किया था, एक कदम एक तारीख़। फिर जो मैंने जैसे आपसे कहा कि खजूरों के जहाँ जहाँ भी पानी का चश्मा है, खुद खजूर के दरख्त है, तो वो जो है बेसिकली एक रास्ता था, हेनरी पुटिंगर ने उसका जिक्र किया था। चूँकि सोनमियानी उन दिनों मसरूफ़ बंदर था, बंदरगाह, तो वो सड़क वहाँ से निकल कर कच्ची बुधा की तरफ जाती थी और जो खुशदार के शुमाली जनूबी हिस्से से होकर वो सड़क जाती थी। तो कोई 8-10 मुकाम ऐसे थे जो इस बात का पता देते थे कि भाई यहाँ से काफ़िले गुजरा करते थे। फिर मैंने इसके लिए सीरीज़ बनाया कि जालावान में इस्लाम के अव्वलीन नक़ुश। फिर जो बहुत ही पुराने लोग थे जिनके पास तारीख़ सीना बर सीना चली आ रही थी, मैंने उनका भी एक सीरीज़ रखा कि कुछ यादें कुछ बातें। तो वो सारे प्रोग्राम्स इस्लामाबाद ने अप्रिशिएट किए। तो उसके बाद जो है मैंने फिर लिखना भी शुरू किया। इसी दौरान 2000 में आड़ंजी का वाक़या होगा, कहत साली आ गई शदीद, तो वो मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा जो है लोग फाकों से मरने लगे। तो मुझे पहले तो ये कहा कि गया कि भाई कोई पुरस्कार बीमारी है। फिर मैंने डॉक्टर से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लोगों का जो है वो चूँकि माल न्यूट्रिशन है तो उसकी वजह से इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो गई। मैं वहाँ गया। फिर उसके बाद जो है मैंने एक आर्टिकल लिखा, डॉन विद अनसीन टीयर्स, तो वो आर्टिकल छपा। फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल फोकस में आ गया। तो लिखने का सिलसिला फिर उस वक्त से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और अब तक मैंने 9 किताबें लिखी हैं। इनमें एक किताब हुई है जो जिसका जिक्र आपने किया था, द मिसिंग इंप्रेशंस ऑफ जालावान, वो आर्कियोलॉजी पर है। मैं ख़ुद गया था वहाँ पर और मैंने कोशिश की थी कि जो भी एविडेंसेस है वो साइंटिफिक मेथड में मैं दुनिया के सामने लाऊं। फ़ोटोग्राफी भी मैंने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है पूरी दुनिया में, जिसमें यूरोप भी शामिल है, जिसमें एशिया भी है, मिडल ईस्ट भी है, फार ईस्ट भी है, और 100 से ज़्यादा राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी किताब से रेफरेंस लेकर अपनी तहरीरें लिखी है। और मुझे जो है एकेडमिया इंटरनेशनल हमेशा एक ही मेल भेजता है जब भी कोई मेरी किताब से रेफरेंस ले लेता है। अच्छा, आखिरी सवाल शामाली साहब, चूँकि रेडियो और टीवी में हम कोशिश करते हैं कि एज ए प्रोड्यूसर कि ख़वातीन एंकर्स आ जाएं, ख़वातीन प्रोग्राम करें, तो जालावान में उस वक्त यानी 80s और 90s में क्या मुश्किलात पेश आईं? बिल्कुल मुश्किलात थी बेदार साहब, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने अदबी सेमिनार्स किए थे
और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन का शौक़ इस कदर बढ़ गया था अदब में कि हमें उनके लिए अलग से नशिस्त का इंतज़ाम करना पड़ा, अगर आपको याद हो 2-3 से। लेकिन मैं 80s और 90s की बात कर अच्छा, रहा हूं। मैं आ रहा हूं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चूँकि 80s 90s में जो सारा हमारा सिस्टम था, चाहे वो मकरान है, मैं बलोची और बरावी जोन की बात कर लूँगा चूँकि मैं दोनों प्रोग्राम करता था, वो कबायली शिकंजे में तकरीबन जकड़ा हुआ था। मकरान थोड़ा बहुत रिलैक्स आप कह सकते हैं कि था, चूँकि उनका इंटरेक्शन जो है वो मिडल ईस्ट से ज़्यादा था, लोगों का आना जाना था। कराची में इनकी बहुत ज़्यादा आबादी थी, और फिर ये कि दुबई मस्कत ये यहाँ इनका जाना, फिर ईरान आना जाना, तो मेंटली तौर पर उनको चूँकि एक्सपोजर ज़्यादा मिला था तो इसीलिए वो माहौल कदर रिलैक्स था। लेकिन जालावान एक लैंड लॉक एरिया अब तक है, तो वहाँ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल था, और ख़ुसूसन ख़वातीन को लेकर प्रोग्राम करना ये बहुत ही मुश्किल था। आप यकीन कर लेंगे कि एक मरतबा मुझे पता चला कि एक आबादी खुशहाली की वजह से शिफ्ट हो रही थी, तो वहाँ पर एक बूढ़ी खातून थी, उसने इनकार कर लिया, चूँकि जहाँ पर ये पहले सेटल थे वहाँ पानी की बिल्कुल किल्लत हो गई थी। उन्होंने कहा कि आबादी शिफ्ट कर लेते हैं कहीं किसी करीबी इलाके में जहाँ पर पानी मैसर हो। इस खातून ने कहा कि ये दरख्त जब पौधा था छोटा सा, अब मैंने इसको लगा लिया है, ये इतना बड़ा तनावर दरख्त बन गया है, बेर का दरख्त, मैं अपने इस दरख्त को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बस इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी। फिर उसने क्या किया, तो चंद 5-6 आदमी को उन्होंने कहा कि आप यूं कर ले, आप लोग, मेरे पास और तो कुछ नहीं लेकिन एक बकरा है, मैं बकरा ज़बह कर लूँगा। हमारे यहाँ इज्तिमाई मदद को हशर कहते हैं, तो मैं हशरी पे आप लोगों को बुला लेता हूँ, आप पहले वहाँ खड्डा खोद ले, फिर उसके बाद आए मेरे दरख्त की शाखें काटें, फिर जड़ से निकाले, फिर उसके बाद इसको ऊँटों पर लाद कर वहाँ लगा ले, फिर आप लोगों को जो है ये बकरा मैं ज़बह करके खिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। अब ऐसी खातून जो बूढ़ी खातून थी, मैं इसका जब इंटरव्यू करने गया, उसने फ्लैटली रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मैं रेडियो पर कैसे बात कर सकती हूँ, मैं और सिर्फ वॉइस थी। फिर मैंने क्या किया, माइक्रोफोन ऑन किया और मैं उनसे बातें करता रहा। मैंने कहा ठीक है, चले ठीक है भाई, रखो उधर ही, हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो मैंने चोरी चुपके उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। इस कदर सख्त माहौल था। और अब उसके बाद क्या सूरत है? उसके बाद ये है कि एजुकेशन बढ़ती रही और मीडिया तालीम आम हो गई, फिर मीडिया घर घर पहुंच गया। फिर ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब कराची का रास्ता खुल गया बिल्कुल, तो वो लोग जो है, यानी वो सारे लोग इलाज के लिए, तालीम के लिए, तिजारत के लिए, फिर कराची उनका जब कराची वो लोग गए तो पता चला कि वहाँ तो एक नई दुनिया है। फिर उसके बाद से जो है बहुत बड़ी समाजी तब्दीली आने लगी, जिसका सफ़र अब भी जारी